हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपका हालचाल पूछता हूँ। आप हाउ आर यू, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार में इस लॉकडाउन की स्थिति में सब कुशल पूर्वक होंगे। देखिए, एग्ज़ाम एक युद्ध है। युद्ध की तैयारी करने के लिए हमारे पास अच्छे अच्छे हथियार चाहिए, उसकी रणनीति बनानी होगी। इसी प्रकार से हमने एग्ज़ाम कि हमारा पेपर कैसा होगा, पेपर पैटर्न मैंने लिख दिया है। भौतिक विज्ञान पेपर पैटर्न, इसमें कुल 9 क्वेश्चन होंगे जो खंडों में डिवाइड होंगे। खंड ए, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड ए। खंड ए में जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो बहुविकल्पीय होगा। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक एक नंबर का होगा, 6 7 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 6 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अति लघु उत्तरीय। इसमें कितने पार्ट्स होंगे? इसमें भी 6 होंगे, कै, ख, ग, ग, ड, व, च। प्रत्येक एक नंबर का होगा, तो 6 नंबर का पूरा पार्ट है। खंड स में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, अति लघु उत्तरीय, कै, ख, ग, घ, जो कि प्रत्येक 2 नंबर का होगा, तो 4 दूनी 8, ये पूरा 8 नंबर का होगा। खंड द, खंड द में 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये लघु उत्तरीय होंगे। इसमें कितने होंगे? कै, ख, ग, घ, व, ड पार्ट होंगे। प्रत्येक पार्ट 3 नंबर का, तो 5 से 15। इसी प्रकार से खंडीय, खंडीय में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें आपके डेरिवेशन होंगे और न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, ये 5 नंबर का होगा, ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का। ये पूरे पेपर में कहीं भी आपको छूट नहीं मिलेगी, केवल इन क्वेश्चनों में छूट मिलेगी, अथवा में। जैसे मैंने लिखा, एक क्वेश्चन पहले हो गया और दूसरा क्वेश्चन बीच में होगा, अथवा में। तो आपको एक क्वेश्चन करना, या तो ये वाला कीजिए या अथवा वाला दूसरा कीजिए। सिर्फ पूरे क्वेश्चन पेपर में यहीं पर छूट मिलेगी और कहीं पर क्वेश्चन नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी। अब इनको टोटल कर लेते हैं हम सब पर। तो सब बच्चों को मैं निर्देश देता हूँ कि इस पेपर के पैटर्न को अपने रजिस्टर में सबसे पहले पेज पर उतार दें, जिससे आपको अपने पेपर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और उसी के तहत हम अपनी रणनीति बना सकेंगे कि हमें अपनी तैयारी कैसे रखनी चाहिए। अब देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन कितने प्रकार के हैं। बहुविकल्पीय भी है, अति लघुत्तरीय भी है, लघुत्तरीय भी है, दीर्घोत्तरीय भी है। क्वेश्चन 4 प्रकार के हैं। तो प्रत्येक टॉपिक से हमें इसी प्रकार से तैयारी करनी है कि उसमें हमें बहुविकल्पीय भी तैयार करने हैं, अति लघुत्तरीय भी करने हैं, लघुत्तरीय भी करने हैं और दीर्घोत्तरीय भी करने हैं। ये हमारा पेपर पैटर्न होगा और यही हमारी रणनीति होगी। एग्जाम सब देते हैं, युद्ध करने के लिए सब जाते हैं, लेकिन जीतता वही योद्धा है जिसके पास एक सटीक रणनीति होती है, उसका समर्पण होता है। तो इसी के अनुसार हम पहले अपनी रणनीति बना ली हमने, अब इसके अनुसार हम आगे चलेंगे। तो मैं आपको इसे बताता हूँ। इसमें अब हम अपना कोर्स करेंगे कि यूनिट फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि ये पूरा पेपर पैटर्न पहले पूरे पेज पर बहुत अच्छे सुंदर ढंग से आप इसे नोट कर लीजिए और फिर अगले पेज से आप ये लिखिए कोर्स। यूनिट फर्स्ट, पहली यूनिट फर्स्ट। इसमें हमारे 4 चैप्टर है। नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। दूसरा है गॉस परमी। तीसरा है वैद्युत विभव। चौथा है वैद्युत संधारित्र या वैद्युत धारिता ही लिख लीजिए आप। ये 4 है फर्स्ट यूनिट में। प्रथम यूनिट में 4 चैप्टर है। इस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंग्लिश में लिखना चाहिए, आप इंग्लिश में लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी तो आज हम सबसे पहले इसी टॉपिक को लेकर चलते हैं, वैद्युत आवेश।
वैद्युत आवेश क्या होता है? जब हम किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, वैद्युत आवेश। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में समझेंगे, वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश, देखिए वैद्युत आवेश, और मैं हम इसमें यही बताएंगे कि वैद्युत आवेश क्या है और वैद्युत आवेश उत्पन्न करने के कितने मेथड हो सकते हैं। वैद्युत आवेश ये है जब हम ये है, एक अलग अलग वस्तु होनी चाहिए, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये डिफरेंट है। मान लीजिए ये कांच है, ये रेशम है। जब हम इन्हें आपस में ऐसे रगड़ेंगे, आपस में ऐसे रगड़ेंगे तो छोटे छोटे कणों को, जैसे कागज का छोटा सा टुकड़ा कर लीजिए, घास के तिनके ले लीजिए, अखबार के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, बहुत छोटे छोटे पीस। तो जब हम इसे ऐसे रगड़ेंगे तो इन्हें करेंगे तो इनमें आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब उन दोनों को, इस पे भी उतना ही आवेश उत्पन्न होगा, इस पे भी उतना ही आवेश उत्पन्न होगा। तो जब इन पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो इनमें ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि छोटी छोटी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करने लगती है। इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश। मैं लिख देता हूं, जब दो विभिन्न धातुओं, बल्कि पदार्थों के विभिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो उन पर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है, कि वे सूक्ष्म कण जैसे घास के तिनके, कागज के टुकड़े, इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसी गुण को आवेश कहते हैं। इसी गुण को आवेश कहते हैं। जरूरी नहीं कि आवेश रगड़ने से उत्पन्न होता है। आवेश 3 मेथड से उत्पन्न किया जा सकता है। मैं लिखता हूं, आवेश उत्पन्न करने की विधि, आवेश उत्पन्न करने की विधि। नंबर 1 घर्षण द्वारा, जिसे हम आपस में ऐसे रगड़ते से बोलते हैं घर्षण द्वारा। नंबर 2 वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा। इसे मैं बाद में समझाऊंगा, अभी बस वैद्युत प्रेरण की क्रिया द्वारा। और नंबर 3 आवेशन द्वारा। आवेशन द्वारा, ये 3 मेथड है, घर्षण द्वारा, वैद्युत प्रेरण क्रिया द्वारा, आवेशन द्वारा। अब आवेश होते कितने प्रकार के हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश को हमेशा हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अभी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अभी सिर्फ थोड़ी समझिए। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश। तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से, और ये लीजिए प्लस क्यू, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं आप। नंबर 2 ऋणात्मक आवेश।
माइनस क्यू। आप कभी भी क्वेश्चन में कभी ये नहीं पूछेंगे कि आवेश का चिन्ह क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि आवेश की प्रकृति क्या है। तो आवेश की जब प्रकृति पूछेगा तो आपको साइन बताना है, या तो प्लस या माइनस। चिन्ह का मतलब नहीं होता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब कि या तो आवेश की प्रकृति धनात्मक होगी या आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी। नंबर आवेश की मात्रा, आवेश के मात्रा। नंबर एक एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है ये, कूलाम, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे छोटे रूप में। उस वैज्ञानिक को रेस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि उन पर किसी ने आवेश पर बहुत सारी रिसर्च की है, उसके रेस्पेक्ट करने के लिए उनका उसको कूलाम दे दिया नाम, जिसे हम शॉर्ट रूप में सी लिखेंगे, कूलाम। ये एमकेएस पद्धति क्या है? आपने ये एमकेएस पद्धति होती है, ये 3 प्रकार की आपने पद्धति पढ़ी होगी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। ये हुई जैसे किलो लंबाई है, लंबाई को एमकेएस पद्धति में मीटर, एम फॉर मीटर, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर और एफपीएस में फुट। ये अलग अलग देशों में अलग अलग यूज की जाती है। तो ये अलग अलग क्यों है, मैं आपको बताता रहता हूँ क्लास में कि जितनी बड़ी लंबाई होगी उतना ही बड़ा मात्रक यूज करेंगे। अब मान ली छोटी सी है, आपके घर में मेज है, अब मेज को आप किलोमीटर में थोड़ी नापेंगे, सड़क की लंबाई किलोमीटर में नापते हैं, तो उसकी लंबाई की छोटी यूनिट लेंगे हम मीटर। उससे भी छोटा मात्रक है, जैसे आपकी कॉपी है सेंटीमीटर। अब इंग्लैंड है जैसे ब्रिटेन, यूके, वहाँ पर फुट में नापते हैं। हम भी अपनी यहाँ पर कई वस्तुओं को फुट में नापते हैं, जैसे मकान की लंबाई है, चौड़ाई है या आदमी की लंबाई है, उसे फुट में नापते हैं। तो इसी प्रकार से आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में कूलाम होता है, कूलाम। और जबकि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम। मैंने ये ऊपर आप देखते हैं कि रीजन लगाए ऊपर जैसे, मतलब ये स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम होता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, एमकेएस पद्धति हम पढ़ते हैं अपने इंडिया में, और हमारी पूरी फिजिक्स एमकेएस सिस्टम में ही चलेगी। इसलिए तो मैंने तो आपको नॉलेज के लिए लिखा था, सिर्फ आप ये रखेंगे एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। याद रहेगा, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। ये अब आवेश की विमा, ये भी हम यूज करते, देखिए आवेश की विमा। इस फॉर्मूले से आपने देखा होगा, 11वीं में पढ़ा होगा, विमा मैंने बताया था कि जब भी किसी भौतिक राशि का मात्रक या विमा ज्ञात करना हो, तब सिर्फ आपको केवल क्या चाहिए, उसका सूत्र चाहिए। अब इस सूत्र से हम निकालेंगे क्या, I = Q/T। आवेश के बहने की दर को धारा कहते हैं। इसमें Q क्या है, आवेश, मैंने पहले बताया आवेश, तो Q = IT। ये लीजिए Q का फार्मूला आ गया। अब इसकी देखिए विमा निकालते हैं, Q की विमा, I की विमा A होती है, T की विमा T होती है, ये याद रखिए बस।